फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो बीएड सेकंड सेम का जो पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग उससे लिया गया है। इस टॉपिक का नाम है एक आदर्श शिक्षक के गुण, दैट मीन्स क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर। देखिए, जो ऐसा हम लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि चलिए ठीक है, हमारी जॉब नहीं लग रही है तो हम टीचिंग कर लेते हैं, या टीचिंग एक कुछ लोगों की ऐसी भी थिंकिंग होती है कि टीचिंग जो है एक बहुत ऐसा प्रोफेशन है, बहुत आरामदायक प्रोफेशन है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। आप पढ़ाइए, आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, आपको अच्छी पहचान मिल जाएगी, आपको इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। तो ये सब सोच जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस प्रोफेशन में भी जो है आपको जो है काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, और ये एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि हर कोई व्यक्ति इसमें आ सकता है। देखिए, ये बात है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो टीचर बन सकता है, लेकिन हर पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अच्छा टीचर बने इसकी कोई जो है गारंटी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति में जो है इतनी काबिलियत होना चाहिए कि वो अपनी बात सामने वाले को रख सके। मान के चले कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन क्या उसमें इतनी अच्छी उसके पास कम्युनिकेशन पावर है कि वो अपनी बात को अपने दूसरों के सामने बहुत अच्छे तरीके से रख सके, या वो उस किसी टॉपिक को बच्चों के सामने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कि बच्चे उसे समझे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद के पास तो बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं होती है, वो दूसरों को बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं सकते, बहुत अच्छे से समझा नहीं सकते। तो वो ऐसे व्यक्ति जो है वो खुद पढ़ के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं होती है। और ये सोचना भी बहुत मतलब सही नहीं है कि जो शिक्षक जो है वो टीचर जो है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कोई मतलब नहीं है इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि इस फील्ड में कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, और जो है कुछ कुछ लोग इसको इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं मानते जितना अच्छा डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, बिल्कुल एक साधारण सा प्रोफेशन मानते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक बार जो आपने सभी ने आचार्य चाणक्य का नाम तो सुना होगा। आचार्य चाणक्य राजा धनानंद के पास गए थे, तो राजा धनानंद ने आचार्य चाणक्य का ये कह के अपमान किया था कि तुम तो एक साधारण से शिक्षक हो। तो इसका जवाब देते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता। सृजन मतलब कि कंस्ट्रक्शन, और प्रलय मतलब कि डिस्ट्रक्शन उसके गोद में खेलते हैं। और ये बात फिर उन्होंने बहुत सालों बाद जो है धनानंद को प्रूव भी करके बताई, जब उन आचार्य चाणक्य का जो एक शिष्य रहता है जिसका कि नाम चंद्रगुप्त मौर्य होता है, वो धनानंद को युद्ध में हरा देता है, धनानंद को मार डालता है, पूरे तख्ता पलट कर देता है, धनानंद की गद्दी पे बैठ जाता है, और वहां पे जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो जो एक आदर्श शिक्षक या एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए जो आप में जो है बहुत सारी क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन ये पढ़ने में जितनी आसान है, जब आप इसको आपके जीवन में उतारोगे तो ये उतनी आसान नहीं होंगी। इसके लिए आपको जो है मतलब जो है आपको बहुत कोशिश करना पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये चीजें जो है पॉइंट्स जो मैं आपको बतलाने जा रही हूँ बहुत सिंपल है, आप इसे सुनेंगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रभावशाली वक्ता। एक प्रभावशाली वक्ता ही एक आदर्श शिक्षक बन सकता है। उसे किसी भी विषय को एक प्रभावशाली तरीके से पढ़ाना आना चाहिए, ताकि विद्यार्थी उस विषय को रुचि लेकर पढ़े और समझे। देखिए, जो एक टीचर जो है उसकी जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होना चाहिए, बहुत अच्छा स्पीकर होना चाहिए, मतलब कि वो जो बच्चों को समझाए तो बच्चे उसे बहुत ध्यान पूर्वक सुने, उनकी बातों को समझें, जो उन्हें ऐसा उनका एक व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उनको सुनने के लिए उत्सुक रहें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको सुनने के लिए लोग कितने बेकरार रहते हैं। जैसे हमारे देश में नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानती कि जितने लोग जितनी शिद्दत से लोग नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए बेकरार रहते हैं या उनकी बातों को सुनते हैं और किसी दूसरे नेता को सुनते होंगे। अभी मैं आपको एक रिसेंटली एग्जांपल दूंगी कि अभी जब कोरोना जो स्टार्टिंग
स्टेज थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी से कहा था कि आप शाम को 5 बजे जो है वो हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए आप थाली बजाइए, और कहा था कि आप दीपक जलाइए या टार्च की लाइट जलाइए या मोमबत्ती जलाइए, समथिंग समथिंग। तो लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उनकी ये बात मानी, बिना ये सोचे समझे कि वो जो कह रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उनका ये कहने का इंटेंशन क्या है। लोगों ने उस चीज को फॉलो किया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, उनमें इतनी पावर है कि वो जो बोलते हैं तो लोग उनकी बातें सुनते हैं, और ना सिर्फ सुनते हैं, उसे मानते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं। तो जो एक शिक्षक है उसे भी एक प्रभावशाली वक्ता होना चाहिए, उसमें इतनी पावर होना चाहिए कि जब वो बोले तो बच्चे उसे ध्यान पूर्वक सुनने और उस चीज को अपने जीवन में उतारें। सेकंड पॉइंट है आत्मविश्वासी। देखिए, जो एक शिक्षक है वो एक आदर्श शिक्षक को आत्मविश्वासी होना चाहिए। उसके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि उसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा एकदम सही है। एक आत्मविश्वासी शिक्षक से विद्यार्थी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो टीचर है उसको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे और वो जो चीजें पढ़ा रहा है उस पे, क्योंकि जब तक टीचर का खुद पे विश्वास नहीं होगा, वो जो पढ़ा रहा है उस पे विश्वास नहीं होगा, तो बच्चों से हम ये कैसे उम्मीद करेंगे कि बच्चे भी टीचर के ऊपर विश्वास करेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीचर खुद जो भी पढ़ा रहे हों वो तथ्यों पे आधारित हो, और उनको अपने ऊपर, और जो वो शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं उसके ऊपर 101% जो है उसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अच्छा सलाहकार। एक आदर्श शिक्षक वही है जो केवल शिक्षक न होकर अपने छात्रों का एक अच्छा सलाहकार भी होता है। छात्रों को उनका करियर बनाने में मदद करना, उसकी कमजोरी और ताकत से उन्हें अवगत कराना, उन्हें जीवन के मूल्यों के बारे में बताना आदि एक आदर्श शिक्षक के गुण है। देखिए, एक जो टीचर होता है उसका सिर्फ काम ये नहीं होता है कि जो सिलेबस में या करिकुलम में जो चीजें दी हुई है, जो या जो किताब पुस्तकों में जो दी गई चीजें दी गई है उन्हें एक्सप्लेन करे, उन्हें समझाए, उन्हें बच्चों को याद करवा दे। सिर्फ यहीं तक जो है उसका रोल नहीं होता है। उसे एक अच्छा सलाहकार होना चाहिए, एक अच्छा एडवाइजर होना चाहिए। जो टीचर जो है उसे उसके स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को पता होना चाहिए, और उसमें इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो उसके बच्चों की वीकनेसेस को उनकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आप सभी ने फिल्म तारे जमी पे देखी होगी। उसमें जो बच्चा रहता है ईशान, वो बच्चा जो रहता है वो ठीक से पढ़ लिख नहीं सकता। उसे जो बीमारी रहती है उसमें उसको जो शब्द हैं, जो अक्षर है, समझ में ही नहीं आते। लेकिन उसकी जो खासियत रहती है कि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट रहता है, वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है। तो जो उसका जो टीचर रहता है, जो आमिर खान जो रहता है, वो उसकी इस स्ट्रेंथ को समझता है कि ये जो है बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, और उसकी इस वीकनेस को का भी पता लगाता है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण क्या है कि बच्चा जो है नहीं पढ़ पा रहा है, चीजों को नहीं समझ पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है। तो वो उसके ऊपर जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करता है, और जो उसकी वीकनेस है उसको भी रिमूव करता है। वो उसको उस लेवल तक लेके आता है कि वो जब कि जो उसकी परफॉर्मेंस सुधरती है, वो क्लास में पहले से बेटर मार्क्स लेके आता है, अच्छे नंबरों से, मतलब पास हो जाता है। और जो है लास्ट में जो कंपटीशन होता है ड्राइंग का, वो उसे जीत जाता है। मतलब वो जो है उसकी वीकनेस जो है, उसकी जो वीकनेस रहती है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसकी इस वीकनेस को वो उसके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देता है कि वो भले ही पढ़ाई में अच्छा नहीं, लेकिन वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। और वो ये बतलाता है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जो है वो एक बहुत अच्छा जो है इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या साइंटिस्ट बने, ऐसा जरूरी नहीं है। इस दुनिया में हर प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आपको सेफ की भी आवश्यकता होगी, आपको डॉक्टर की भी आवश्यकता होगी, आपको एडवोकेट की भी आवश्यकता होगी, आपको आर्टिस्ट की भी आवश्यकता होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जिस फील्ड में अच्छे नहीं हैं आप उसी फील्ड में जाएं। आप उस फील्ड, मतलब एक टीचर में एक काबिलियत होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के स्ट्रेंथ को पहचाने और उसे एक राइट डायरेक्शन दे। अगेन मैं एक
और एग्जाम्पल लूंगी आचार्य चाणक्य का, कि जब आचार्य चाणक्य जो है वो जब धनानंद से बदला लेने की सोचते हैं तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को चुनते हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य को किस बेसिस पे चुनते हैं? वो देखते हैं कि एक बच्चा अपने हम उम्र बच्चा जिसकी की एज लगभग 10-11 साल होती है, वो अपने हम उम्र बच्चे के साथ खेल रहा है, लेकिन जो उसके हम उम्र के बच्चे जो हैं वो नीचे बैठे हुए हैं और वो एक ऊपर टीले पे बैठा हुआ है, और जो उसके हम उम्र बच्चे जो है वो उसके सामने अपनी समस्याओं को लेके जा रहे हैं, और जो चंद्रगुप्त है वो एक राजा की भांति उनकी समस्याओं को सुलझा रहा है, निर्णय दे रहा है। तो आचार्य चाणक्य अपनी दूरदर्शिता से ये देखते हैं कि इस बच्चे में नेतृत्व की क्षमता है, ये नेतृत्व कर सकता है। फिर वो उस बच्चे को जो है उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, और अब वो उसको उस काबिल बनाते हैं कि वो उस धनानंद को हराता है जिससे कि दुनिया पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा डरते थे। कोई भी उस धनानंद से युद्ध करने के लिए और लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं था। और आचार्य चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को इस काबिल बनाते हैं कि वो ना सिर्फ उसे हराता है बल्कि उसको मारकर उसके सिंहासन पे बैठता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। इसलिए जो है कहेंगे कि एक शिक्षक को ना सिर्फ एक अच्छा सलाहकार होना चाहिए बल्कि उसमें एक दूरदर्शिता का भी एक गुण होना चाहिए, ताकि वो पहचान सके कि बच्चा आगे जाके किस फील्ड में अच्छा हो सकता है और वो क्या कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ को पहचान सके और उसकी वीकनेसेस को दूर करके उसकी वीकनेस को उसके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है विषय का पूर्ण ज्ञान। एक आदर्श शिक्षक को अपने क्षेत्र के विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए उसे अपने करियर के दौरान भी अपने विषयों को पढ़ते रहना चाहिए। विषयों का पूर्ण ज्ञान होने पर ही एक शिक्षक अपने छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान कर सकता है। देखिए ये पॉइंट तो बहुत जरूरी है कि जो शिक्षक है उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास आपके सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा आप बच्चों को देंगे क्या। अगर बच्चे मान के चलिए आपके पास आपके सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज ही नहीं है और बच्चे आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसका आंसर कैसे देंगे? फिर आपको बच्चों के सामने शर्मिंदगी महसूस होगी, या तो फिर आप उनको डांट डपट के चुप कर देंगे। तो ये दोनों तरीके सही नहीं है। तो इस चीज के लिए क्या होगा, आपको अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखना होगा, आपको अपग्रेड रखना होगा। आप ये चीज बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी एक बार जॉब लग गई है तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर बैठे या आपको सब कुछ आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में जो है नए नए इनोवेशंस डेली होते हैं। तो आपको उन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको रिसेंटली क्या हो रहा है इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपकी एक हैबिट होना चाहिए पढ़ने की, मतलब या मैं सिंपल वे में कहूँ, आपको बर्निंग डिजायर होना चाहिए नई नई बातें सीखने की, नई नई बातें जानने की। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगा तभी तो आप दूसरों को देंगे। जब आपके पास खुद के पास नॉलेज नहीं है तो आप दूसरों को क्या देंगे। और सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास सिर्फ आपके ही सब्जेक्ट का नॉलेज हो, आपको अदर सब्जेक्ट का भी एक पेरिफेरल नॉलेज होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एक वो है क्या, उसमें है क्या। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट का 100% नॉलेज रखते हो, बाकी अदर सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। आपको हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा एक बेसिक से नॉलेज आपको होना चाहिए। सामाजिकता, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिकता। विद्यालय की गणना एक सामाजिक संस्था के रूप में होती है, क्योंकि विद्यालय में समाज के भावी भागी निर्माता तैयार होते हैं। शिक्षक समाज का एक उपयोगी सदस्य तथा मान्य मार्गदर्शक है। शिक्षक को मिलनसार, गणतंत्रवादी, सहयोगी, उपकारी होना चाहिए। वह सामाजिक कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग ले सके। वह समाज की सेवा करने को हमेशा तत्पर रहे। आवश्यकता पड़ने पर समाज का नेतृत्व भी कर सके। ऐसा शिक्षक ही सफल, लोकप्रिय, उपयोगी व प्रभावशाली होता है। देखिए यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि शिक्षक जो है उसको एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा जाता है। मीन्स शिक्षक से ये लोग जो है ये उम्मीद रखते हैं कि शिक्षक जो है वो सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और जो एक अच्छे एक स्वस्थ समाज के निर्माण में जो है उसकी भागीदारी होना चाहिए। मतलब ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि टीचर को ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि जो भी समाज में जो भी ऐसी अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हें वो उस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये
मतलब देखे कि ये चीजें आगे से नहीं होना चाहिए, उन्हें एक समाज सुधारक, सिंपल वे में कहूँ कि उन्हें एक समाज सुधारक भी होना चाहिए। और समय पड़ने पर उनमें, टीचर में एक कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो समाज का नेतृत्व कर सके, लोगों का नेतृत्व कर सके। मतलब एक टीचर में लीडरशिप क्वालिटी भी होना चाहिए। इस चीज के लिए मैं अगेन जो है आचार्य चाणक्य का एग्जाम्पल लूंगी। मैं यहाँ बार बार आचार्य चाणक्य का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में शायद अब तक आचार्य चाणक्य से अच्छे और उत्तम कोई शिक्षक हुए हैं। कि आचार्य चाणक्य ने जब ये देखा कि जो विदेशी आक्रमणकर्ता जो हैं, विदेशी जो लुटेरे हैं, जो भारत पे घात लगाए बैठे हैं, भारत का अहित करना चाहते हैं, भारत पर आक्रमण करना चाहते हैं, तो वो राजा धनानंद के पास जाते हैं कि उनको इस चीज से सचेत करने के लिए कि हमें अब अपनी मातृभूमि की रक्षा करना होगी। लेकिन जो और राजा धनानंद का जो है ध्यान इस विषय पर आकर्षित करने के लिए जाते हैं। लेकिन चूंकि आप लोग जानते हैं कि राजा धनानंद जो रहते हैं उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं रहता, वो सिर्फ अपने क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं। एक हिटलर टाइप का राजा था वो, और एक बहुत ही अय्यास व्यक्ति थे, तो उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उल्टा वो जो है आचार्य चाणक्य का अपमान करते हैं, उन्हें वहां से भगा देते हैं। तो फिर आचार्य चाणक्य ये समझ जाते हैं कि जो राजा धनानंद है वो कुछ नहीं करेंगे, वो फिर इस चीज को, अपनी मातृभूमि को बचाने की जिम्मेदारी अपने खुद के कंधों पे लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब जो है, जो भी कुछ करना है इस देश के लिए मुझे करना है, मुझे ही अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए आगे अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। वो जो है लोगों के समुदाय को इकट्ठा करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को इस चीज के लिए तैयार करते हैं। मतलब जो है वो यहाँ पे जो है एक राष्ट्र के संरक्षक के रूप में उभरते हैं और लोगों को लीड करते हैं। तो ये जो गुण है ये भी शिक्षक में होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है धैर्य व सहनशीलता। शिक्षक में धैर्य व सहनशीलता के गुण होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि धैर्यशील होने पर शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु समझ में न आने पर बार बार समझाएगा, परंतु धैर्य विहीन होकर वह बिना कारण ही छात्रों का अहित कर सकता है। धैर्य व सहनशील होने की स्थिति में शिक्षक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना भी सहजता से कर सकता है। वह छात्रों में भी धैर्य व सहनशीलता के गुणों को विकसित करने में आदर्शता का कार्य कर सकता है। देखिए, जो पेशेंस जो है वो टीचर में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मान के चलिए आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो एक जैसा नहीं होता। उसमें से कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बिलो एवरेज होते हैं। जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है वो एक बार समझाने में, 2 बार समझाने में समझ जाएंगे। जो एवरेज है वो 3-4 बार समझाने में समझ जाएंगे। लेकिन जो बिलो एवरेज है, हो सकता है उनको आपको 7 से 8 बार समझाना पड़े, 10 बार समझाना पड़े। तो फिर आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि जब वो बच्चा आपसे जितनी भी बार अपनी क्यूरीज को लेके आए, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आए, तो आप उसको इतनी ही शिद्दत से, इतनी शांत तरीके से, इतने अच्छे तरीके से समझाएं जितनी कि आपने उसे पहली बार समझाया था। ये नहीं कि उसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे धुतकार दें, उसे डांट दें या कुछ ऐसा कर दें। ये चीज नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज ये है कि बच्चे जो है कुछ कभी कभी क्लासेस में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि जो बच्चे हैं वो टीचर्स का ब्लैक बोर्ड पर फोटो बना दिया, कुछ लिख दिया उनके बारे में, अपनी कॉपी में फोटो बना दिया और कुछ और लिख दिया। इस घटना मेरे साथ भी हो चुकी है कि बच्चों ने मेरा फोटो बना दिया, मेरी कुछ जो टैगलाइन जो मैं बोलती हूँ वो लिख दी। तो उस समय जो है टीचर को पेशेंस रखना होगा। बच्चे कुछ कई बार कुछ बहुत सारी गलत चीजें भी लिख देते हैं, तो उस समय आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है कि हाँ गुस्से में आके डस्टर उठा के मार दिया या बिल्कुल बदतमीजी से उनसे ऐसे बात की। उस समय आपको जो है आपका पेशेंस रखना होगा, आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। ये सब चीजें जो है टीचर में होना चाहिए। पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है आपको एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। आपको बच्चों को सही रास्ता दिखाना है, लेकिन इसके लिए जो है आप खुद एक गलत रास्ता जो है नहीं अपना सकते। तो जो है आपको उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना आना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक दक्षता। आदर्श व उत्तम शिक्षक में व्यावसायिक दक्षता का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि व्यावसायिक रूप से दक्ष होने पर वह अपने विषय को प्रभावशाली ढंग से छात्रों तक पहुंचा सकता है। प्रशिक्षण द्वारा शिक्षण में व्यावसायिक दक्षता, आत्मविश्वास, विभिन्न विधियों को व्यवहार में लाने की क्षमता का प्रादुर्भाव होता है। व्यावसायिक दक्षता मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए एक शिक्षक में, और इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए ही तो बीएड, एमएड जैसे कोर्सेज चलाए जाते हैं या डीएलएड जैसे होते हैं, ताकि शिक्षक जो है, देखिए नॉलेज सबके पास हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो, लेकिन उसको आप किस प्रकार से सामने वाले के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका तरीका जो है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, और जो टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ज़्यादा जो है मेजर रोल प्ले करती है। तो एक अच्छे शिक्षक में जो है व्यावसायिक दक्षता होना चाहिए। उसमें जो है जो नई नई टेक्नोलॉजीज है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां हैं होती हैं, उन सब चीज़ों का उसको नॉलेज होना चाहिए, तभी जो है उसका जो शिक्षण है वो प्रभावी रूप से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययनशीलता। निरंतर अध्ययनशील बने रहना शिक्षक के उत्तम व आदर्श होने के लिए आवश्यक है, क्योंकि निरंतर अध्ययन करते रहने से शिक्षक को विषय की गहरी समझ व गुण हो जाती है, जो छात्रों के हित में होती है। इससे शिक्षक में आत्मविश्वास व अंतर्दृष्टि विकसित होती है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अध्ययनशीलता जो है, ये गुण जो है शिक्षक में होना ही चाहिए, ताकि वो अपने आप को अपडेट रख सके, नई नई चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जब आप नई चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपको नॉलेज होगा, तभी तो आप दूसरों को देंगे और चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। आप कोई से भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप उसको एग्जाम्पल से कोरिलेट करेंगे, और जितने अच्छे से व्यक्ति जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू बातों को याद करता है, उतने अच्छे से वो थ्योरी पढ़ के याद नहीं रख सकता। और अगर आपके पास नॉलेज होगा तो ही तो आप किसी चीज का एग्जाम्पल दे पाएंगे। और आपके पास नॉलेज भी कब होगा? जब आप पढ़ेंगे। किसी ने कहा है नॉलेज लव्स दोज हु लव्स नॉलेज। तो ये बात यहीं पे जो है वो लागू होती है कि आपके पास जो है वो नॉलेज होना चाहिए। आप अगर कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं, आपकी रीडिंग की हैबिट है, तो ही आपके पास नॉलेज होगा। अदरवाइज जो है आप जो है पुरानी बातों को लेके आप कब तक चलेंगे? आपको अपने आप को अपडेट करना ही होगा। अगर आपको किसी चीज के एग्जाम्पल भी देने हैं और आप 50 साल पुराने एग्जाम्पल दे रहे हैं और अभी के इस टाइम के एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। हाँ, कुछ कुछ चीजें होती हैं कि जो है, जैसे कि मैंने अभी आचार्य चाणक्य का एग्जाम्पल दिया, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने जो आचार्य चाणक्य के बारे में जो एग्जाम्पल दिया, इससे बेस्ट एग्जाम्पल और कोई हो सकता था। असांप्रदायिकता और जाति निरपेक्षता। वर्तमान समय में सांप्रदायिकता एक बहुत व्यापक समस्या का रूप लेकर उभरी है। जातीयता का स्तर तो और भी भयानक स्थिति में है। इसलिए शिक्षक को इन सबसे ऊपर उठकर अपने छात्रों में इन अवगुणों को पनपने नहीं देना चाहिए। उन्हें केवल देशभक्ति व उसके अवयवों के लिए हानिकारक तत्वों से छात्रों को अवगत कराना चाहिए। सिंपल सी बात है, हम देखने में आ ही रहा है कि किस प्रकार जातिवाद है और विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोगों के बीच में टकराव हो रहा है। सांप्रदायिकता का किस प्रकार का माहौल है। अभी हमने थोड़े दिन पहले दिल्ली में हुए जो दंगे वगैरह देखे थे, तो ये सब चीजें जो है ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो एक शिक्षक को जो है बच्चों को इस चीज का ज्ञान देना चाहिए कि ये हमारे देश के लिए किस प्रकार हानिकारक है और हमें इस प्रकार की एंटी सोशल एक्टिविटीज से कैसे बचना है। और जो लोग इस प्रकार की एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इनसे हमें कैसे दूर रहना है और इन लोगों से हमें कैसे डील करना है। और उन बच्चों में जो है किस प्रकार देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना है, ये जो है एक टीचर का ही काम होता है। आपने देखा होगा जो आजकल जो टेररिस्ट के कैंप
जो स्टार्ट होते हैं, चलते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों को ले लिया जाता है। तो वो बच्चों में उसी प्रकार की जो है हैवानियत भर रहे हैं, तो बच्चे बड़े होके वैसा ही करेंगे। हम जिस प्रकार की बातें अगर बच्चों को बचपन से सिखाएंगे, तो बच्चा बड़ा होके भी उसी चीज को लेके चलेगा, उसके अंदर वही संस्कार डेवलप होंगे। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती है, वैसे पेरेंट्स की भी होती है, समाज की भी होती है, लेकिन टीचर की और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बच्चे जितना अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, उतनी एक टीचर की सुनते हैं। छोटे बच्चों के लिए जो रहते हैं, टीचर बिल्कुल रोल मॉडल होते हैं, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है। इसलिए टीचर को बच्चों में ऐसी क्वालिटीज, ऐसी डेवलप करना चाहिए ताकि वो उनके अंदर शुरू से ही अपने देश के प्रति जो है देशभक्ति की भावना हो। मौलिकता, शिक्षक में अपनी बात को मौलिक ढंग से रखने व मौलिक विचार देने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब शिक्षक जो अपनी बात को जो भी है, जो कहना चाहता है, उसको एक अच्छे सरल सहज तरीके से कहे, मौलिक तरीके से कहे। इस प्रकार नहीं कि कुछ भी वाहियात बोल दिया, समथिंग समथिंग। हर चीज को बोलने का एक तरीका होता है। विनोद प्रियता, विनोद प्रिय शिक्षक का छात्रों व सहयोगियों के मध्य सदा स्वागत होता है। विनोदी स्वभाव होने पर शिक्षक अपने अध्ययन को रोचक व छात्रों को अभिप्रेरित करता है। आपने देखा होगा कि मैं फिर एग्जांपल लूंगी फिल्म तारे जमी पे का, कि जब ईशान जो है बोर्डिंग स्कूल में जाता है, तो वहाँ पहले जो ड्राइंग के टीचर रहते हैं या जो मैथ्स के टीचर रहते हैं, जो भी समथिंग, वो कितने स्ट्रिक्ट रहते हैं, कितना गंदा माहौल रहता है, बच्चों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। और जब आमिर खान की एंट्री बताते हैं, तो आमिर खान की एंट्री ही एक गाने से होती है। तो इस मतलब क्लास में इस टाइप का माहौल होना चाहिए कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को टीचर के सामने अच्छे से रख सके। एक इस प्रकार का माहौल होना चाहिए। इस प्रकार का ऐसा स्ट्रिक्ट माहौल नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपसे किसी प्रकार के प्रश्न करने में भी डरे, कुछ क्वेश्चन करने में डरे। तो ऐसे पढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं है। जब बच्चा अपनी क्वेरीज को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, किसके पास जाएगा। तो टीचर का मतलब एक ऐसा नेचर होना चाहिए कि बच्चे आपसे आसानी से जो है वो घुल मिल जाएं। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को बिल्कुल इतनी ज्यादा ढील दे दो कि वो बिल्कुल सर पे चढ़ जाए, आपको कुछ माने ही नहीं, लेकिन एक जो है बैलेंस मेंटेन होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पूरे टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बीच में अगर थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है, तो जो है बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट और हो जाता है उसमें, उनका भी माइंड, क्योंकि एक्चुअल में होता है क्या, एक के बाद एक क्लासेस लगती हैं, तो बच्चों का भी माइंड जो रहता है बिल्कुल एक तरह से जो रहता है थका हुआ रहता है। उसमें अगर आप बीच में थोड़ा सा अगर आप फन डाल देते हैं, तो बच्चा जो है रिफ्रेश हो जाता है। और जैसे हमारा कंप्यूटर जब नहीं चलता है और हम उसको रिफ्रेश करते हैं, तो फिर वो कितनी स्पीड पकड़ लेता है। इसी प्रकार हमारे माइंड का भी होता है कि जब पढ़ के 2 4 5 पीरियड बाद वो बिल्कुल ऐसा शून्य हो गया, उसको आपने थोड़ा से 1 2 जोक से या कुछ और ऐसी फनी टाइप की चीजों से उसको रिफ्रेश कर दिया, तो फिर वो बच्चे जो है वो और अच्छी स्पीड से उसको जो आप बता रहे हैं, जो नॉलेज दे रहे हैं, उसको ज्ञान करेंगे। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। वर्तमान शिक्षा बाल केंद्रित है व शिक्षक एक सहायक व पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। अतः शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक सफल अधिगम संचालन हेतु आवश्यक होता है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होने पर शिक्षक बालक के मानसिक स्तर, रुचि, अधिगम वातावरण, आयु, अभिरुचि, अभिप्रेरणा इत्यादि तथ्यों को ध्यान में रखकर पढ़ाई हेतु वातावरण निर्माण कर शिक्षण कार्य को संपन्न करता है। देखिए, बाल मनोविज्ञान का महत्व ये है कि पूरा जो टीचिंग प्रोसेस है वही बाल मनोविज्ञान पे केंद्रित होती है। जो आपको बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, इसमें क्या सिखाया जाता है, ये पूरा साइकोलॉजी होती है कि जो आपको जो भी है बच्चों के लेवल तक जाके, बच्चों का जो लेवल है उस लेवल तक जाके आपको उन्हें समझाना है। आपको ये देखना है कि उनका इंटरेस्ट किसमें है, किसमें नहीं है। उस टाइप का आपको जो है क्रिएटिव, और आपको एनवायरनमेंट भी जो है
प्रोवाइड करना पड़ेगा। बच्चे अगर बहुत ज़्यादा डरे सहमे माहौल में रहेंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। हर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल जो है अलग अलग होता है, तो आपको हर बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो छोटे से में समझ जाएगा, और जो मान के चलो बिलो एवरेज है उसको आपको और ज़्यादा डीप में जाके समझाना पड़ेगा। हो सकता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो बिना एग्जाम्पल दिए भी चीज़ें समझ जाए, एवरेज बच्चे को शायद 1 या 2 एग्जाम्पल देना पड़े, और जो बिलो एवरेज है उसको और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना पड़े। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें उसको समझाना पड़े, प्रैक्टिकल करके बताना पड़े, और भी कोई सी चीज़ें हैं, तो आपको जो है बच्चों के लेवल तक जाके आपको उसे समझाना होगा। और मैं अगेन एक इसका एग्जांपल लूंगी, जैसे कि फिल्म तारे जमीन पे। तारे जमीन पे फिल्म में आपने देखा होगा कि जो बच्चा ईशान है उसको जो बीमारी रहती है उसमें उसको शब्द समझ में ही नहीं आते, कुछ समझ में नहीं आता, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है वो। तो उसकी इस चीज को जो है आमिर खान जो है उसकी इस चीज को पकड़ता है कि उसका इंटरेस्ट किस में है, और फिर वो उसको उसमें आगे लेके जाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो ये बोल देता है कि ठीक है तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता तो तुम सब्जेक्ट को छोड़ दो और खाली ड्राइंग बनाओ, नहीं। वो उसको उसमें भी तैयार करता है, लेकिन ज्यादा जोर जो वो देता है उसको उसमें देता है, उसका जो आर्ट जो रहता है, उसकी कला जो रहता है उसमें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है व्यक्ति का जिस चीज में इंटरेस्ट होगा, वो जिस चीज में कैपेबल होगा, वो वही काम कर सकता है और अपना करियर भी उसी चीज में बना सकता है। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। जिसमें जो योग्यता होगी वो वही काम कर सकता है और वही काम अच्छे से करेगा। आशावादी दृष्टिकोण, जो स्वयं आशावादी हो वह दूसरों में भी आशा का संचार करता है, अतः बालक में भी आशावादी दृष्टिकोण का विकास कर सकता है। मतलब देखिए, आपका जो नेचर है वो ऑप्टिमिस्टिक टाइप का होना चाहिए। हर चीज को आप एक आशावादी दृष्टिकोण से देखें। मतलब कोई सी भी समस्या आ गई तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि डर जाना है कि अरे अब क्या होगा, ये वो समथिंग आप उसमें पॉसिबिलिटीज देखिए, क्योंकि कोई भी समस्या आती है तो वो उसके साथ कहीं ना कहीं उसका समाधान भी छिपा होता है। आपका नजरिया जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि सुभाष चंद्र बोस जब पढ़ते थे तो उनकी क्लास में उनके शिक्षक ने कहा ब्लैक बोर्ड पे एक लकीर खींच दी और सबको कहा कि इस लकीर को बिना टच किए इसे छोटा करना है। सारे बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सब सोच रहे थे कि बिना टच किए इसको कैसे छोटा कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी उठे, उन्होंने चाक उठाया और उस लकीर से बड़ी एक लकीर खींच दी। वो लकीर अपने आप छोटी हो गई। मतलब उन्होंने ये बताया कि जरूरी नहीं है कि आपको सामने वाले की लकीर को छोटा करना है तो आप उसको काटो, आप अपनी लकीर बड़ी कर लो। अगर आपको इसी प्रकार जीवन में भी होता है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी को मतलब किसी को डाउन करो, किसी को नीचे करो, आप अपने आप को उससे बड़ा बना लो तो वो खुद आपसे नीचे हो जाएगा। अगेन इसका जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मान के चलिए एक पानी का गिलास है, वो आधा भरा हुआ है। अब मान के चलिए जो आशावादी होगा, जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, जो सकारात्मक दृष्टिकोण का होगा, वो बोलेगा कि ये गिलास तो आधा पानी से भरा है। और जिसका जो एटीट्यूड है वो निगेटिव होगा, वो बोलेगा कि ये तो आधा खाली है। तो ये आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप क्या कर रहे हैं या आप क्या कर सकते हैं। नवीन तकनीकों का ज्ञान, नवीन तकनीकों का ज्ञान होने पर शिक्षक अपने शिक्षण में इन तकनीकों जैसे स्मार्ट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, एलसीडी, प्रोजेक्टर, इंटरनेट आदि का प्रयोग कर बालक की अधिकाधिक इंद्रियों को सक्रिय करते हुए शिक्षण को नवीनता से जोड़ते हुए शिक्षण को बालकों के मस्तिष्क में स्थायी कर सकता है। देखिए, आजकल तो पढ़ाने की इतनी टेक्निक्स आ गई है। जैसे पहले तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड का यूज होता था, चार्ट वगैरह का यूज होता था। आजकल तो है प्रोजेक्टर्स वगैरह आ गए हैं, प्रोजेक्टर्स वगैरह आ गए हैं, पीपीटी वगैरह बनाते हैं। तो टीचर को जो है इन सब का नॉलेज होना चाहिए कि इन सबको ऑपरेट कैसे करते हैं, इनको कहाँ यूज करना है, कब कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो वो जो है इस प्रकार से जो है अपनी टीचिंग मेथड में थोड़ा सा टेस्ट ला सकते हैं। मतलब कि थोड़ा सा बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकते हैं। और जो है जैसे मान के चलिए कि
आप अगर लेक्चर मेथड यूज कर रहे हैं तो लेक्चर मेथड यूज करने में सिर्फ क्या होगा, बच्चों का जो है सिर्फ जो है कान और दिमाग ही एक्टिव रहेंगे। लेकिन अगर आप उसी चीज को आप पीपीटी के थ्रू शो कर रहे हैं या प्रोजेक्टर के थ्रू शो कर रहे हैं तो बच्चे जो है उसको देखेंगे भी सही, मतलब उनके जो ज्ञानेंद्रिय बच्चे जो हैं वो ज्यादा अपनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए जो होगा वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उस प्रोसेस में और वो ज्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। मीन्स शिक्षक को अपने जो छात्रों के प्रति जो है प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार से वह छात्रों का विश्वास व सहयोग प्राप्त कर सकता है। कक्षा में स्थायी अनुशासन डंडे के बल पर नहीं बल्कि प्रेम, स्नेह व सहयोग के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। मतलब जो टीचर है उसको मतलब ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए कि मान के चलिए किसी बच्चे ने कोई होमवर्क करके नहीं लाया है तो उसे डांटने लग गए, पनिश करने लग गए, इस प्रकार का नेचर नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप उसका एक बार पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए तो सही कि क्या प्रॉब्लम थी या क्या रीजन था कि उसने होमवर्क नहीं किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि वही फिल्म जो थी तारे जमी पे, उसमें जो एक टीचर रहते हैं वो उसे पनिश करते हैं ईशान को, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाता है, ठीक से याद नहीं कर पाता है, उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आता है। वहीं दूसरी साइड जो रहते हैं आमिर खान रहते हैं, जो वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बच्चा नहीं पढ़ता है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। वो सिंपैथी शो करते हैं उसके साथ में, वो फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो टीचर का एक ऐसा नेचर होना चाहिए कि वो बच्चों के साथ एक सिंपैथी रखे, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे तभी बच्चे जो है खुलकर अपनी बात को है, खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स को है वो आपके सामने रख सकेंगे। अदरवाइज अगर बच्चे आपके सामने डरे सहमे रहेंगे तो वो जो है आपके सामने कभी भी अपनी बातों को खुलकर नहीं रख पाएंगे। इवन आपसे जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो है प्रश्न पूछने में वो हिचकिचाएंगे, वो डरेंगे। तो ऐसा जो नेचर है वो टीचर का नहीं होना चाहिए। अभिप्रेरित करने की क्षमता। शिक्षक में छात्रों के अभिप्रेरणा स्तर को जागृत करने की योग्यता भी होना चाहिए। वह समय व आवश्यकता अनुसार बच्चों को विभिन्न वीडियो यथा प्रशंसा, इनाम इत्यादि वीडियो द्वारा छात्रों के अभिप्रेरित कर सफल अधिगम की ओर अग्रसित करें, परंतु प्रशंसा या इनाम इत्यादि का आवश्यकता से अधिक प्रयोग भी न करें। इससे बालक में हर कार्य को करने से पहले किसी प्रतिफल की आदत विकसित होने लगती है। मतलब बच्चों को किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ आप ये काम कीजिए, और इसके लिए जो है टीचर्स जो हैं कुछ उनको रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं, या कुछ इनाम रख सकते हैं। मान के चलिए कि आपने कोई सी टेस्ट कंडक्ट की है तो आप ये अनाउंस कर सकते हैं कि जो बच्चा इसमें फर्स्ट आएगा उसे मैं ये पेन गिफ्ट दूंगा, ये गिफ्ट दूंगा, या समथिंग समथिंग, या आप उसे मैं उसे क्लास का मॉनिटर बना दूंगा। तो बच्चे जो है इससे मोटिवेट होंगे कि हर बच्चा सोचेगा कि नहीं हम अच्छा करेंगे तो हमें ये जो है ये प्राइज हमें मिलेगा। लेकिन ये भी जो है एक सीमा तक ही होना चाहिए, अदरवाइज बच्चा क्या होगा हर उस काम को ही करेगा जिसमें कि आपने ये रखा है कि हाँ आपने किसी प्रकार का इनाम रखा है या कुछ ऐसी चीजें रखी है। बच्चा वो चीजें नहीं करेगा जिससे उसको कोई मतलब इस टाइप का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या वो सोचेगा कि हाँ इसमें मेरे लिए कोई जो है प्रतिफल नहीं मिल रहा है, मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक लिमिट होना चाहिए इसकी भी, कि आपको क्या करना है और किस सीमा तक करना है। बच्चों को मोटिवेट जरूर करना है, लेकिन बिल्कुल उनको इस चीज की आदत नहीं डालनी है कि जब तक आप उनको लालच नहीं देंगे वो पढ़ाई ही नहीं करेंगे या वो किसी चीज के लिए मोटिवेट ही नहीं करेंगे, ये फिर एक निगेटिव वे में चला जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी लिमिट क्या है। नेक्स्ट है राष्ट्र निर्माता। एक विद्वान के अनुसार, एक विद्वान ने कहा है, आप मुझे थोड़े से उत्तम श्रेणी के शिक्षक दीजिए, मैं आपको एक अच्छा शक्तिशाली व सुदृढ़ राष्ट्र दूंगा।
अतः शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण व निर्णायक योगदान होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे जो होते हैं वो भविष्य की धरोहर होते हैं, और बच्चों को जो ज्ञान प्रदान करने का, संस्कार देने का ये जो काम होता है, ये शिक्षक का होता है। शिक्षक ही जो है, इसलिए हम कहेंगे कि जो है भाग्य के निर्माता होते हैं। बच्चे तो क्या होते हैं, कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, आप उनको जिस प्रकार ढालोगे वो ढल जाएंगे। तो ये मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक टीचर की होती है कि वो बच्चों में इस प्रकार की स्किल को डेवलप करे कि वो आगे जाके अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करे, बच्चों को मोटिवेट करे, इस प्रकार से बच्चों में इस प्रकार के संस्कार डाले। तो जो टीचर जो होता है वो, उसके ऊपर जो है राष्ट्र का निर्माण करने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसके ऊपर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी होती है, बच्चों को एक नई दिशा देने की जिम्मेदारी होती है। कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता से तात्पर्य कि जो शिक्षक जितना कल्पनाशील होता है, वह अपने कार्य में उतना ही सफल व प्रगतिशील होता है। कल्पनाशील शिक्षक बालक में कल्पना करने की शक्ति का विकास कर अन्वेषण वैज्ञानिक बनने की राह बालक के लिए खोल सकता है। मतलब जो शिक्षक है उसको कल्पनाशील होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जो किताबों में लिखा है या जो बिल्कुल छपा छपाया ज्ञान बच्चों को दे, उसको खुद को क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि जब टीचर क्रिएटिव होगा तो ही वो बच्चों को भी क्रिएटिव बना पाएगा। बच्चे जो क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं उसको, उसमें टीचर को उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि आगे चल के ऐसे बच्चे ही हैं जो हैं वो नई नई चीज़ों का जो है वो आविष्कार कर पाएंगे। जैसे कि फिर मैं एक एग्जांपल लूंगी आपको तारे जंगी में पे फिल्म का, कि जो आमिर खान जो है बच्चों को बाहर लेके जाते हैं कि चलो आप यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनसे कुछ बनाओ, तो बच्चा जो है ईशान जो रहता है वो कुछ छिलके, मतलब कुछ पत्तियां वगैरह से, कुछ लकड़ी वगैरह से कुछ एक नाव टाइप कुछ बना देता है जो एक छोर से दूसरे छोर तक चली जाती है। तो वो क्या है, वो एक प्रकार का इन्वेंशन ही करता है। तो जो टीचर जो रहता है वो खुद कल्पनाशील होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब उसके दिमाग में ये चीज आई आमिर खान की कि नहीं, क्लासरूम के बाहर भी कुछ हो सकता है, चलो आज उनको बाहर लेके चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जब उसने ऐसा सोचा तो ही ईशान जो है उसने और जो है वो कुछ कर पाया, जो वो उन जो चीजें जो हैं, जो लकड़ी है, पत्तियां थी या कुछ कुछ छिलके वगैरह टाइप के इसके थे, उसने उस एक बोट टाइप बनाई जो पानी में तैरती है। तो शिक्षक खुद जो है कल्पनाशील होगा, खुद क्रिएटिव होगा, तो ही बच्चों को भी वो क्रिएटिव बना पाएगा। फिर निष्पक्षता। शिक्षक को सभी छात्रों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। कभी कभी शिक्षक मेधावी छात्रों को कक्षा में अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक महत्व देकर अन्य बालकों में हीन भावना का विकास कर देता है। ऐसा करना शिक्षक के लिए अशोभनीय है। आदर्श शिक्षक मंदबुद्धि बच्चों को अधिक सहानुभूति प्रदान करता है, अतः शिक्षक का निष्पक्ष होना आवश्यक है। मतलब निष्पक्ष होना चाहिए, टीचर को बायस नहीं होना चाहिए। हमने भी देखा होगा टीचर जो होते हैं, कुछ कुछ बच्चे जो रहते हैं वो टीचर्स के फेवरेट होते हैं। टीचर्स जो है उनको आगे के बेंच पे बिठाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो सिर्फ उन्हीं की तरफ देख के पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो उनसे ही पूछेंगे। दूसरे बच्चे जो बिलो एवरेज बच्चे रहते हैं उनको सबसे लास्ट में बिठा देंगे कि भैया तुम तो वैसे भी पढ़ते नहीं हो, आगे बैठ के करोगे क्या। तो ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि जो बच्चा जो अच्छा इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो खुद पढ़ लेंगे, उन्हें आप एक या दो बार बताओगे तो खुद पढ़ लेंगे। जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन आपको क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। आपने घर पे भी देखा होगा, मान के चलिए किसी माता पिता के दो बच्चे हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, सब कुछ अपने से कर लेता है, और एक जो है बिल्कुल ऐसा है कि खुद से कुछ नहीं कर पाता, थोड़ा मंद बुद्धि टाइप का। तो पेरेंट्स जो रहते हैं उनका ध्यान जो रहता है वो उस बच्चे पे ज़्यादा वो अपना अटेंशन देते हैं, क्योंकि वो खुद कुछ अपने से खुद कुछ नहीं कर पाएगा, उसको दूसरों के ऊपर वो डिपेंडेंट है। और जो खुद जो बड़ा बच्चा है जो खुद अपने आप से कुछ कर रहा है तो उसको पेरेंट्स फ्रीडम दे देते हैं कि ठीक है तुम करो। जैसे वही फिर मैं एग्जांपल लूंगी, तारे जमीन पे फिल्म पे वो दो भाई रहते हैं, तो उनकी जो ईशान की जो माँ रहती है वो ईशान के ऊपर ज्यादा अटेंशन पे करती है बजाय बड़े वाले भाई की, क्योंकि वो जो रहता है वो काफी इंटेलिजेंट रहता है, टॉपर रहता है, खेल वगैरह में भी बहुत अच्छा रहता है वो। और जो ईशान जो रहता है वो ऐसा
में ये क्वालिटीज नहीं होती है तो वो उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन पे करती है। तो यही चीज़ टीचर के लिए भी लागू होती है कि जो बच्चा जो है कमजोर है, जो बच्चा कमजोर है, मंद बुद्धि है, बिलो एवरेज है, उसके ऊपर वो ज़्यादा अटेंशन क्रिएट करे, उस बच्चे को एटलीस्ट एवरेज लेवल तक लेके आए। समय पाबंद। शिक्षक अध्यापन कार्य करते हुए अपने समय पर आवश्यक रूप से नियंत्रण रखें। समय पर नियंत्रण न होने की स्थिति में शिक्षक समय के भीतर अपना पाठ समाप्त नहीं कर पाते। ऐसा होना बहुत ही दुखद व छात्रों के लिए अहितकर है। सफल शिक्षक ऐसा कभी नहीं करेगा। देखिए, पंचुअलिटी जो रहती है वो सभी चीज़ों के लिए, सभी लोगों के लिए रहती है, लेकिन शिक्षक के लिए इसलिए भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक टॉपिक को 5-5, 6-6 दिन तक पढ़ा रहे हैं या बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं और बाकी के फिर आपके टॉपिक से रह जाते हैं तो आप उनको जल्दी जल्दी पढ़ा दें, या फिर उनके आपके पास पता चले कि एग्जाम्स आने वाली और आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। आपको शुरू में एक टाइम टेबल बनाना होगा कि हाँ, हमें इस टॉपिक्स को, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इतना टाइम देना है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा कम टाइम देना है, समथिंग मतलब आपको जो है आपका एक टाइम टेबल बना के रखना होगा और आपको उस टाइम के अंदर ही अपने जो वर्क है, अपना जो टीचिंग वर्क है उसको कंप्लीट करना होगा। आप जो पढ़ा रहे हैं वो इतना भी ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए कि बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाए और बच्चों को बोरियत हो, और इतना भी शॉर्ट में नहीं होना चाहिए कि बच्चे को उसका मीनिंग ही समझ नहीं पाए। एक एवरेज लेके चलना होगा आपको, और वो भी विद इन टाइम लिमिट। चरित्र। शिक्षक का चरित्र बहुत ही उच्च श्रेणी का होना चाहिए, क्योंकि बालक अध्यापक को ही अपना आदर्श मानकर उनका अनुसरण करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो चरित्र है वो एक सिर्फ शिक्षक का ही नहीं, हर व्यक्ति का चरित्र जो है वो बहुत मायने रखता है। किसी ने कहा है कि अगर मान के चलिए आपके पास से धन चला गया तो कुछ नहीं गया, आपके पास का स्वास्थ्य चला गया, अगर आपका स्वास्थ्य चला गया तो आपके पास कुछ हद तक कुछ गया है, लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आप सब कुछ खो देंगे। और टीचर के लिए अच्छा चरित्र होना इसलिए बहुत आवश्यक है कि बच्चे जो है वो टीचर को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो किसी हीरो हीरोइन को या नरेंद्र मोदी को या इनको ऐसा अपना रोल मॉडल नहीं मानते, उनमें इतनी समझ नहीं होती, वो सिर्फ अपने टीचर को फॉलो करते हैं। तो टीचर जो है, टीचर का कैरेक्टर अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले जो रोल मॉडल होगा बच्चों का वो टीचर ही होगा। संवेगात्मक संतुलन। शिक्षक के व्यवहार में संवेगात्मक संतुलन का होना भी बहुत आवश्यक है। कक्षा में ऐसी स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाया करती है जिसमें संवेगात्मक संतुलन बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। यदि अध्यापक अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा तो वह कक्षा में एक हास्यास्पद स्थिति को ही उत्पन्न करेगा, और इससे न तो छात्रों का ही और न शिक्षक का ही कोई लाभ संभव हो सकेगा। मतलब देखिए, जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है। दो चीज़ों में बहुत जरूरी है। ये है कि जो आपके घर की प्रॉब्लम है या बाहरी प्रॉब्लम है उसको लेके आप क्लास में ना आए हैं, हो सकता है आप घर पे लड़ाई झगड़ा करके आए या कुछ भी, वॉट एवर सो भी प्रॉब्लम हो, और उसी मूड में आप क्लास में पढ़ा रहे हैं या कुछ ऐसा, तो ये नहीं है। वो एक अलग है, आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग है। तो आपकी पर्सनल लाइफ का इफेक्ट जो है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होना चाहिए। आप आपके घर की चीज़ों को घर पर ही रख के आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गुस्से के लड़ झगड़ के आए तो बिल्कुल बच्चों को गुस्से में पढ़ा रहे हैं, बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये कोई जो है तरीका नहीं होता है। सेकेंडरी चीज़ें, क्लास में भी बहुत बात ऐसी चीज़ें हो जाती है, बच्चे बहुत शैतान रहते हैं। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में बच्चे टीचर की बुक्स में कुछ रख रहे हैं, चेयर पे कुछ चिपका रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर फोटो बना देते हैं। इवन मेरे साथ भी 1-2 बार हो चुका है कि बच्चे कॉपी में मेरा फोटो बना रहे थे, जो मैं मेरी जो टैगलाइन है वो उन्होंने लिख के रखी थी। तो ये सब चीज़ें होती है, तो इस चीज़ से आपको डील करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उठा के उनको डस्टर फेंक के मार दें या बिल्कुल उनके साथ अभद्र व्यवहार करें या कुछ उनके साथ ऐसे चिल्ला चुप करो, तो उसको भी एक डील करने का तरीका होता है। तो आपको वो तरीका आना चाहिए। उस समय आप आपका बिल्कुल संतुलन नहीं खो देंगे कि अरे इसने तो मेरा ऐसा चित्र बना दिया। जैसे आपने बाला फिल्म में देखा होगा कि वो बाला जाके उसके टीचर को बाद में बोलता है कि सर ये जो आपके गंजेपन का जो फोटो था ये मैं ही बनाया करता था। तो बच्चे ऐसे होते हैं, शरारती सब टाइप के बच्चे होते हैं और हर स्कूल में होते हैं। ऐसा नहीं कि
छोटे स्कूलों में होते हैं, बड़ों में नहीं होते, बड़े छोटे सब टाइप के स्कूल में होते हैं। तो टीचर्स को जो है इस चीज़ से डील करना आना चाहिए, उसमें इतनी इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि। आज की शिक्षा केवल कक्षीय वातावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि अनेक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा भी संचालित होती है। अतः शिक्षक को पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि का होना बहुत आवश्यक है। मतलब अब ये कहेंगे हम कि पहले जो कहावत चलती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ऐसी कुछ वाली बात नहीं रह गई है। आजकल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जो जरूरी है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल्स में ऑर्गेनाइज, कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज की जाती है, वो इसीलिए की जाती है कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ आपको जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान होना चाहिए, जो डिफरेंट टाइप्स के जो खेल होते हैं, जो ये जो एक्टिविटीज़ होती है, इससे आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। आप लोगों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करें, कैसे आप लोगों के साथ मिलके टीम वर्क करें, और ये सब चीज़ें आप सीखते हैं कि जैसे मान के चलिए आप खेल रहे हैं तो आप में एक टीम भावना होना चाहिए कि हाँ, फिर भले ही से मान के चलिए आपकी टीम में एक वो व्यक्ति है जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन उस समय आप ये चीज़ मायने नहीं रखती है कि ये आपका दुश्मन है, इससे आपकी नहीं बनती है, ये चीज़ उस समय मायने नहीं रखती। उस समय टीम वर्क का काम से आपको काम करना होगा कि नहीं, हमें अपनी टीम को जिताना है। तो आपका जो आपकी स्टेप होगी वो आपकी टीम के प्रति होगी, ना कि उस व्यक्ति से आपका जो द्वेष उसके कारण होगी। और फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले करती है ये जो एक्टिविटीज़ होती है, खेलकूद वगैरह होते हैं। और वैसे भी जो इससे आपका जो है आपका सोशल दायरा बढ़ता है, आपको नए नए लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है। वैसे भी आप देखेंगे कि जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो आपकी जो सिलेबस की चीज़ें जो रहती है वो 30 से 30 मैक्सिमम 40% पूछी जाती है। बाकी के जो क्वेश्चन वगैरह जो रहते हैं वो 60-70% जो रहते हैं वो आउटसाइड के रहते हैं, वो आपका जनरल नॉलेज टाइप के रहते हैं। तो जो व्यक्ति के जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है। सिर्फ किताबी ज्ञान, सिर्फ आपको किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना है। आकर्षक शारीरिक व्यक्तित्व। आकर्षक शारीरिक व्यक्तित्व से हम यहाँ पे ये जो देखेंगे सिर्फ एक शारीरिक बनावट से नहीं देखेंगे कि दुबला पतला मोटा, ये तो चीजें खैर मायने, खैर मैं ये मानती हूँ कि जो पर्सनालिटी जो है व्यक्ति की वो काफी हद तक मतलब बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन खैर ये चीजें कुदरती होती हैं। इसके अलावा भी जो होती है कि आप जो हैं उसमें आप कैसे उसी में आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी कि आप करिश्मा कपूर की पहले वाली फिल्म देख लीजिए, अनाड़े फिल्म देख लीजिए, और करिश्मा कपूर की राजा हिंदुस्तानी फिल्म देख लीजिए। वही करिश्मा कपूर थी, उसमें भी करिश्मा कपूर थी, लेकिन उन दोनों के जो दिखने में जो है वो जमीन आसमान का अंतर है। मतलब आप अपने आप को खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आप हैं उसी में आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सलीके से रहना, ऐसा नहीं कि दाढ़ी बड़ी है, बाल इधर उधर अस्त व्यस्त हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, मतलब जो भी है आपको सलीके से रहना है। तो आपका जो पर्सनालिटी जितनी अट्रैक्टिव होगी, बच्चे भी जो हैं आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनालिटी से उतना अट्रैक्ट होंगे। कोई अगर मान के चलिए बिल्कुल ऐसे सिंपल सा एकदम कुछ भी अगर आप अनाप शनाप सा कुछ पहन के जा रहे हैं तो बच्चे भी सोचेंगे कि क्या है ये, वो समथिंग समथिंग। तो इस टाइप का कुछ नहीं है। एक जो भी है, आप जैसे भी है, जो भी आपका रंग रूप है, उसमें आप अपने आप को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, और अपने आप को किस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इस चीज को लेके है, ना कि आपके शारीरिक बनावट को लेकर। उत्साह। उत्साह का होना शिक्षक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता एवं गुण है। उत्साह के बिना किसी भी कार्य को संपन्न नहीं किया जा सकता। देखिए उत्साह तो जो है टीचर में उत्साह का होना तो बहुत जरूरी है। उत्साह का होना टीचर में क्यों जरूरी है? क्योंकि जब
टीचर मान के चलिए उत्साह, टीचर में अगर उत्साह नहीं होगा, टीचर ही अगर बिल्कुल ऐसे मान के चलिए बिल्कुल आ, आ, ऐसे बोरियत टाइप से पढ़ा रहे हैं या बिल्कुल बेमन से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को भी कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब टीचर में जोश होगा, टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे, टीचर बिल्कुल उत्साहपूर्वक पढ़ाएंगे, तो बच्चों में भी पढ़ने का एक जोश आएगा। सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने तरुण सागर जी का प्रवचन सुना होगा। तरुण सागर जी बिल्कुल कितने जोश से बोलते हैं, तो उनकी बातों को सुन के बिल्कुल सब लोगों को भी जोश आ जाता। वहीं आप एक किसी दूसरे को देख लीजिए, खैर मैं नाम नहीं लूंगी, दूसरे किसी लीडर को देख लीजिए, बिल्कुल अगर धीरे 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 कुछ उठपटांग सी बातें कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं आता। मतलब आप में जो है आपके बोलने के उसमें भी जो है एक सलीका होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, और आप उस उत्साह से बोलिए। जब आप में उत्साह होगा, आप उत्साह से बोलेंगे तो ही सामने वाला भी उस उत्साह से सुनेगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नीरस होकर बोल रहे हैं, निराशा से बोल रहे हैं, तो सामने वाले से फिर आप क्या अपेक्षा करेंगे कि वो बिल्कुल उस चीज को इतने उत्साह से सुनेगा। अगर मान के चलिए आप वीर रस की कविता को बिल्कुल ऐसे स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल करुण रस के उससे, तो कोई सेंस नहीं है। वेशभूषा, देखिए वेशभूषा तो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। इसमें मैं आपको ये कहूंगी कि देखिए एक कहावत होती है, सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। ये चीज जो है शिक्षक के लिए बहुत 100% लागू होती है। बहुत हद तक मैं नहीं कहूंगी कि टीचर का जो पहनावा रहता है, स्पेशली जो लेडी टीचर होती हैं, शिक्षिकाएं जो होती है, उनका पहनावा जो होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि ये जेंट्स के इसमें तो इतना कुछ रहता नहीं है, सिंपल से पैंट शर्ट या कोट पैंट वगैरह ही पहनते हैं। लेडीज जो रहती है वो खैर सूट भी पहनती, साड़ी भी पहनती, लेकिन उसको भी पहनने का एक सलीका होता है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि साड़ी पहनने के भी एक सलीके होते हैं। जैसे आप ये देखेंगे कि अब दीपिका पादुकोण हो गई है, या करिश्मा कपूर हो गई है, या कैटरीना कैफ हो गई है, इनके साड़ी पहनने का सलीका देखें। या जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जो लेडी हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, अच्छे ऑफिसर्स हैं, बैंक मैनेजर हैं, जो है उनके पहनावे की साड़ी देखिए, इसमें आप जमीन आसमान का डिफरेंस देखेंगे। तो जो आप जो पहन रहे हैं उसमें कहीं से कहीं तक वल्गैरिटी शो नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जगह मैंने देखा है प्राइवेट स्कूल वगैरह में जो रहते हैं, जो टीचर्स हैं वो वाहियात सी साड़ी पहन रही है, इन द सेंस बिल्कुल नवल के नीचे साड़ियाँ बांध रही हैं, पीछे से बहुत डीप गला है, आगे से बहुत डीप गला है, और उटपटांग सा कुछ है ठीक से। ये कोई वो नहीं होता, क्योंकि ये चीजें जो है बच्चों का ध्यान बहुत अट्रैक्ट करती हैं और उनके ऊपर एक निगेटिव जो है इफेक्ट पड़ता है। देखिए आप जब पढ़ाने जा रहे हैं तो आपका प्रोफेशन ऐसा है, शालीन प्रोफेशन है। आप कोई फैशन शो में नहीं जा रहे हैं या जो आप अपने आप को एक्सपोज करें। तो जो है आपको टीचर बनना है, तो आपकी जो वेशभूषा जो है वो कैटरीना कैफ या मान के चलिए दीपिका पादुकोण या करीना कपूर के जैसी नहीं होनी है। आपको जो फॉलो करना है, आप ये देखिए कि सोनिया गांधी जो है वो किस हिसाब से किस तरीके से साड़ी पहन रही है, या जो अदर पोस्ट पे जो या मान के चलिए जिन टीचर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है लेने जाती हैं वो, या कुछ और लेने जाती है, वो उनका जो ड्रेसअप होता है वो कैसा होता है। तो इन लोगों को आपको फॉलो करना है। और इवन मैं ये कहती हूँ जरूरी नहीं कि जब आप सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाने जा रहे हैं तो ही आप इस टाइप के ड्रेसअप पहने। इवन जो है आपका जो ड्रेसअप है वो हर समय जो है बिल्कुल शालीन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सिर्फ आपको उसी समय फॉलो नहीं कर रहे हैं जब आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो आपको हर टाइम और कहीं पे भी देखेंगे तो वो आपको फॉलो करेंगे। हाँ, तो ये जो है आपको एक अपने इसमें ये एक बाउंड्री बनाना होगी, एक लिमिट सेट करना होगी कि हम कोई फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, हम कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आपको जो है बिल्कुल एक सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाली जो क्वालिटी जो है अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेकअप कर, हाँ आप बिल्कुल जो है एक सिंपल सोबर रहिए, हर चीज कीजिए, लेकिन इस प्रकार नहीं कि आप कॉलेज में बिल्कुल तड़कती भड़कती चमकतेदार लाल कलर की साड़ी पहन के चले गए और उसमें लाल कलर की लिपस्टिक लगा ली, तो ये कोई तरीका नहीं होता। बिल्कुल सिंपल वे में रहिए जो देखने में अट्रैक्टिव भी लगे और सोबर भी लगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
कक्षा नियंत्रण की योग्यता। देखिए ये चीज तो जो है ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि भले से आपके पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर आप अपनी कक्षा को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं तो कोई मायने नहीं है, क्योंकि आपको तो बच्चों को डील करना ही है, आपको बच्चों को डील करना आना चाहिए। प्रत्येक कक्षा में तीव्र, मंद एवं सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं। साथ ही साथ कक्षा में कुछ ऐसे छात्र भी होते हैं जो समस्याएं उत्पन्न करते हैं। शिक्षक में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह इन सभी प्रकार के बालकों को नियंत्रित कर सके और शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। आपने देखा होगा पहले की फिल्मों में बच्चे जो रहते हैं बहुत शैतान होते हैं, ये जो है तो टीचर्स जो है उनको इस प्रकार के स्टूडेंट्स से डील करना आना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि इनसे कैसे डील करना है, इन्हें कब पनिशमेंट देनी है और किस टाइप की पनिशमेंट देनी है, और इनके इस बिहेवियर को कैसे चेंज किया जा सके। मतलब ओवरऑल जो है आपको क्लास को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप में कितना भी नॉलेज है और बच्चे आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, इधर उधर कागज फेंक रहे हैं, कॉपियां फेंक रहे हैं, ये फेंक रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।